नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। रफ और पेन लेकर बैठ जाइए। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने अंततः पूरे मौलिक अधिकारों को लगभग कवर कर लिया है। मात्र आपका एक आर्टिकल बचा है और एक ही प्रकार बचा हुआ है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है संवैधानिक? जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये शब्द उपचार, क्या इसका अर्थ इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल। इलाज कैसे? यदि आपके मौलिक अधिकार को रोग लग जाता है तो उसका भी इलाज है। ये बात कब पता चलती है? जब डॉक्टर BR अम्बेडकर बताते हैं आर्टिकल 32 नामक जो है वो आपकी औषधि है। जो आपके मौलिक अधिकार को जो रोग लग जाता है वो आर्टिकल 32 के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसमें कुछ अधिकार हैं, आप उनका प्रयोग कर सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, आप दोनों जा सकते हैं। ठीक। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को उन्होंने बताया कि आर्टिकल 32 के बगैर जो हमारा संविधान है वो अर्थहीन है। यानी हमारा जो आर्टिकल 32 है संविधान का हृदय और आत्मा दोनों है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्योंकि यह किसी भी स्थिति में जब हमारे भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये क्या करता है? उनके अधिकारों की रक्षा करता है, रक्षा की बात करता है। ठीक। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 उन अधिकारों की रक्षा करता है। मैंने इसके फर्स्ट क्लास की जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको आर्टिकल 13 के बारे में जिक्र किया था। जिक्र में मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल 13 क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रहरी है। प्रहरी किस भांति है? क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में या कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो वो विधि शून्य मानी जाएगी। उसी के साथ हमने आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बारे में भी जिक्र किया था। हमने उसके भी बारे में आपको बताया था। हमने ये बताया था कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को नागरिकों का छीनती हो। मौलिक अधिकार नागरिकों का छीनती हो, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा किसी भी स्थिति में। ठीक। तो ये था। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के जो आपका हथियार है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये एक प्रकार से अधिकार नहीं, ये जब आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है उसका रक्षोपाय है। क्या है? रक्षोपाय है, जिसको आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। ये आपका आर्टिकल 32। ठीक। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के छीनने की स्थिति में या उनके हनन होने की स्थिति में 5 प्रकार के रिट जारी करती है। उन रिट का प्रयोग करके आप सीधे उच्चतम न्यायालय बिना अपील किए जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के थ्रू आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये जो रिट है 1950 के पहले आज हर राज्य सरकारें, हर राज्य के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। लेकिन 1950 के पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। जो आज हर राज्य के उच्च न्यायालय जारी करते हैं रिट, उनके जारी करने के आयाम विविधताओं से भरे हैं। क्यों विविधताओं से भरे हैं? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में उसके अधिकार सीमित हैं,
लेकिन जब बात की जाती है उच्च न्यायालय की, तो मैंने बताया कि उसके इस रिट जारी करने के आयाम बहुत ही विविधताओं से भरे हैं। कई क्षेत्रों में वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन जब बात उच्चतम न्यायालय की बात की जाती है, तो ये मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में रिट जारी करना उसका अधिकार है, वो रिट इसी स्थिति में जारी कर सकता है। मैंने कहा 1950 की स्थिति ऐसी नहीं थी जो आज हर राज्य के उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। 1950 के पहले स्थिति क्या थी? आपके मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के उच्च न्यायालय ही सिर्फ रिट जारी करने के उनके पास विशेषाधिकार हुआ करते थे। लेकिन 1950 के बाद ऐसी स्थिति बनाई गई कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनको अधिकार दिया गया कि वो भी अपने राज्य के संदर्भ में रिट जारी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 32 में उल्लेख किया गया है, समाहित है, वो रिट जो 5 प्रकार के हैं, वो रिट क्या क्या हैं। देखिए 200 पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। जब आपने जय भीम मूवी आई थी, आपने उसमें उस मूवी में आप इस केस का, इस शब्द का ज़रूर जिक्र सुना होगा। जब हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में वो इस केस के बारे में प्रस्तुतिकरण करता है, तो उस केस के बारे में बहुत व्यापक आपको, अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो आप इस शब्द को ज़रूर सुनने को पाएंगे। ठीक, उसके बाद जिसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है परमादेश। क्या आता है? परमादेश, जिसे मैंडमस कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? प्रतिषेध। ठीक, उसके बाद आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एंड लास्ट अधिकार क्यूएरेंटो, अधिकार परीक्षा। कितने रिट हैं? न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से आप सीधे उच्च न्यायालय एंड उच्चतम न्यायालय में अपील के बगैर भी जा सकते हैं। अपनी उसको, अगर इस स्थिति में आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय में शरण ले सकते हैं। ठीक, तो हमने कितने कहा? 5 प्रकार के रिट हैं। 5 प्रकार के रिट। ठीक, वो कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अब हम इस पर बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? परमादेश क्या है? इसमें क्या कहा गया है? प्रतिषेध में क्या कहा गया है? एंड उत्प्रेषण में क्या कहा गया है? देन अधिकार परीक्षा में क्या वर्णन किया गया है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट पर, क्या है इसमें। पहले क्या है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले तो हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर का प्रस्तुत होना। क्या होना? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर का प्रस्तुत होना। ठीक। अब ये कहता क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? किस चीज का उल्लेख करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? उस पर हम आते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है, इसमें शब्द से, इसके अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है शरीर का प्रस्तुत होना। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय इस स्थिति में रिट जारी करती है कि उस फला व्यक्ति को जिससे आपने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा है, उसको उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ठीक। क्या कहा? अवैध रूप से, यानी उसके ऊपर कोई दोष सिद्धि का आचरण साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हिरासत में ले लिया गया है। ऐसी स्थिति में उसके मौलिक अधिकार का एक प्रकार से हनन हुआ है, उसके निजता के अधिकार को उल्लंघन हुआ है। ठीक। बिना दोष सिद्धि के। तो ऐसी स्थिति में रिट जारी करता है कि आप उसे न्यायालय के सामने लाइए, उच्चतम न्यायालय के सामने लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे कि वो व्यक्ति दोषी है या नहीं। ठीक। अगर दोषी पाया जाता है वो व्यक्ति तो उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, अन्यथा उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक। ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों स्थितियों में लागू होता है। ठीक। लेकिन अन्य आधार पर नहीं लागू किया जा सकता। कब? जब व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उस व्यक्ति को हिरासत में लेने पर वो कानून सम्मत है, यानी कानून संगत है कि हाँ, उस व्यक्ति पर दोष सिद्धि के आचरण साबित हुए हैं। दूसरा, न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध या न्यायालय की अवमानना के विषय में दोष सिद्ध पाया जाता है, न्यायालय द्वारा से दोषी ठहराया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण में वो व्यक्ति भी, जो याचक है, वो व्यक्ति भी अपने विरुद्ध जारी कर सकता है, अपने विरुद्ध भी ऐसे ही अपील कर सकता है, या फिर उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति इसको प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का न्यायालय में प्रत्यक्षता उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि आपने जय भीम मूवी में देखा होगा। उस पर जब केस चलाया जाता है तो वो व्यक्ति उस न्यायालय में नहीं होता। तो ये था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर का प्रस्तुत होना। अब हम आते हैं दूसरे पर। क्या है? परमादेश। परमादेश, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि हम आदेश देते हैं? अब हम इसको व्याख्या से समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, इसका औचित्य क्या है जो हम कह रहा है कि हम आदेश देते हैं। देखिए, हम आदेश देते हैं का मतलब है, यदि आप किसी कार्यालय में जाते हैं अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए, और वहाँ पर बैठे कोई अधिकारी आपके कार्य का निर्वहन करने से या उस कार्य पर, उस केस पर या उस मुद्दे पर कार्य करने से मना करते हैं, तो उस स्थिति में आप न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक। ऐसी स्थिति में
वो जो ऑफिसर होता है यदि लेट भी आता है अपने कार्यालय में, और वो आने के बाद कोई भी मुद्दे पर जो हम अर्ज़ी लेकर गए हैं उस कार्यालय में, वो उसको सुनता नहीं है और उसको मना कर कर बाहर भेजता है, यानी भगा देता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस रिट का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर उस ऑफिसर को मना करने के तार्किक कारण होने चाहिए, अच्छे तर्क होने चाहिए, तब ये रिट जारी नहीं किया जा सकता। आपके कुछ ऐसे कारण होने चाहिए, ठीक। आप कहीं ऑफिस कार्यालय में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक पद पर बैठा है, लेकिन आप उसे अपने मुद्दे पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है, वो ऑफिसर वो आपके कार्रवाई पर नज़र नहीं डालता और आपको भगा देता है बिना कोई ठोस कारण की वजह से, ठीक, बिना कोई उसके पास कोई ठोस कारण नहीं होता। लेकिन यहाँ हमने क्या कहा, ये सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जो पद पर किसी पद पर विराजमान हैं उनके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, हमारे किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकार या किसी भी हमारा जो भी ऐसा केस है, हम वहाँ पर जाते हैं कार्रवाई करवाने के लिए, तो किसके पास जाते हैं, या फिर हम कोई प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं तो मना कर देता है, तो ये किसी भी प्राधिकरण अधिकारी पर उसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ सीमित हैं परमादेश। राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जो रिट है ये लागू नहीं किया जा सकता, और उसी के साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, ठीक। इन दो के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, एक राष्ट्रपति और राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश नहीं जारी किया जा सकता। तो ये था परमादेश। उसके बाद आते हैं हम तीसरा, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये प्रतिषेध मतलब मनाही या मना करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है, मनाही या मना करना। क्या होता है, मनाही या मना करना, मतलब क्या है इसका। देखिए, यदि पहले ये समझिए इस किसके विरुद्ध ये जारी होता है, ये न्यायिक जो अर्ध न्यायिक न्यायालय हैं उनके किसी इकाई के विरुद्ध प्रतिषेध जारी किया जाता है। किस स्थिति में, यदि वो अर्ध न्यायिक न्यायालय अपने अधिकार की क्षमता के विरुद्ध जाकर किसी भी केस पर या किसी भी मामले पर कार्रवाई करता है, तो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उसको रोक सकता है, मना कर सकता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है। इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उस अर्ध न्यायिक न्यायालय को रोकता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य करिए, ना कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, ठीक। ये कौन कहता है, उच्चतम न्यायालय। तो इसका मतलब क्या है, मनाही या मना करना, ठीक। उसके बाद आता है हमने क्या कहा कि यह अर्ध न्यायिक और न्यायिक उसकी किसी इकाई के विरुद्ध जारी किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध प्रतिषेध जारी नहीं किया जाता, ठीक। चौथा क्या है, उत्प्रेषण।
उत्प्रेषण का अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमाणित करना, प्रमाणित करना या सूचना देना। ठीक, उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित करना या सूचना देना। इसका क्या मतलब है? ये क्या कहना चाहता है? ये भी अर्धन्यायिक या उसकी किसी इकाई के विरुद्ध जारी किया जाता था, लेकिन 1991 में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था की कि किसी भी नागरिक को प्रशासनिक प्राधिकरण के द्वारा भी उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जाता है। तो उसने ऐसी व्यवस्था की 1991 में कि ये प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा। ठीक, ये थी किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या है, कब जारी किया जाता है। ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों लगभग समान है, लेकिन इसमें कुछ विशेष अंतर है। ये क्या कहता है? प्रतिषेध क्या कहता है? ये किसी भी मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अर्धन्यायिक या उसके किसी इकाई के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी भी मामले को देखने से मना करता है उच्चतम न्यायालय। ये था प्रतिषेध कहता है। उसी में जब उत्प्रेषण की बात की जाती है तो ये क्या कहता है? ये मना करता है कि यदि उस पर आपने अर्धन्यायिक और उसके किसी इकाई ने किसी भी मामले पर अंतिम निर्णय देता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देता है, तो उत्प्रेषण रिट के द्वारा उच्चतम न्यायालय कहता है आपके उस अधिकार को भी समाप्त करता है जो आपने उस मामले पर अंतिम निर्णय दिया है। उस अधिकार को ये मना भी करता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी भी मामले पर जांच नहीं कर सकते। उसी के साथ या ये भी प्रावधान करता है कि आपने जो निर्णय दिया है उसको भी रद्द करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा करता है। यानी आप इसमें किसी भी मामले पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर मना करता है, और इसमें आपने किसी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आपने उस पर अंतिम निर्णय दिया है, उसको ये रद्द करता है और कहता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर अपना निर्णय नहीं दे सकते। उसमें वैधानिक गलतियां होने की संभावना पर्याप्त होती है। ठीक, तो ये था उत्प्रेषण रिट। पांचवा एंड लास्ट जो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। ये प्रश्न पूछता है आपका अधिकार क्या है। ठीक, अधिकार परीक्षा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। ये तो ठीक है कि आपका अधिकार क्या है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आपका अधिकार क्या है? तो इस पर हम आते हैं। अधिकार परीक्षा में इस बात का उल्लेख किया गया है यदि कोई व्यक्ति इनलीगल या गैर कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से किसी भी लोकपथ पर, किसी भी सार्वजनिक लोकपथ पर वो अवैध रूप से उस पद को धारण करता है, तो उस पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है
कि आप किस आधार पर इस पद को धारण किए हुए हैं। यदि उस व्यक्ति ने उस पद पर धारण होने के औचित्य कारण बताता है तो वो उस पद पर बरकरार रहता है या बना रहता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने तर्क के माध्यम से या अपने दस्तावेज़ों के माध्यम से अपने अधिकार को बता नहीं पाता कि मैं इस अधिकार पर, इस पद पर बना हूँ, तो उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता है और उस पद को रिक्त कर दिया जाता है। या ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पद को अवैध रूप से धारण करता है तो वो व्यक्ति उस पद पर धारण होने वाले व्यक्ति से यह कारण पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से ये पद धारण किया हुआ है। ये सारी व्यवस्था अधिकार परीक्षा के माध्यम से रिट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, ये था अधिकार परीक्षा। तो हमने मौलिक अधिकार पढ़ना स्टार्ट किया था। मौलिक अधिकार में हमने 6 मौलिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर लिया है। आज हमारी मौलिक अधिकार की लास्ट क्लास थी जो कि समाप्त हो गई है। मौलिक अधिकार पूरा अंततः हमने समाप्त कर लिया है। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि मौलिक अधिकार पर राष्ट्रपति या किस स्थिति में इन मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, उस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं बेसिक समझ के लिए कि कब उस पर निलंबन या निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर भी उनको भी निलंबित करने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है और किस स्थिति में किया गया है इस पर हम चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार में कब उसको निलंबित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को, किसी भी मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? जब हम आपातकाल पढ़ते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे जब आपातकाल 352 से 60 तक जो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में हम जब बात करेंगे तो इस स्थिति में भी अभी थोड़ा बेसिक समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलिक अधिकार को किस स्थिति में उसका निलंबन किया जाता है। ठीक, 352 में जब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 352 क्या है, ये किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में ये चर्चा करता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब होता है? राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है, किस स्थिति में लागू होता है? यह राष्ट्रीय आपातकाल जब युद्ध, जब सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। और उस स्थिति में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल अनुच्छेद 19 में जो 6 इसके क्लॉज हैं मौलिक अधिकार, उनको निलंबित कर दिया जाता है। जो 6 उसके क्लॉज हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता
अवाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, निवास संबंधी अधिकार और व्यवसाय संबंधी अधिकार को, इन छहों को निलंबित किया जाता है। निलंबित मतलब उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, यानी मतलब इसको पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, कुछ समय के लिए इसको रोक दिया जाता है। और ये इसका निलंबन किया जाता है, लेकिन किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है तो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 358 के थ्रू मौलिक अधिकार 19 में उल्लेखित 6 इसके क्लॉजों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। ऐसी बात 358 का अनुच्छेद कहता है। ठीक। इसी का एक भाई भी है, वो क्या है 359, वो क्या कहता है? तीन सौ 59 क्या कहता है? 359 ये क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, वो किसी भी मौलिक अधिकार पर, राष्ट्रपति अपनी घोषणा के द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, सिवाय 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को निलंबित करने की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 358 में इसका वर्णन किया गया है। और किन दो को छोड़कर अन्य सभी को निलंबित कर सकता है, वो कौन से हैं? 20, 21 ये दोनों आर्टिकल को छोड़कर और सभी मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है। मैंने आपको बताया है ये दोनों अनुच्छेद किसकी बात करते हैं? दोष सिद्धि में, अपराध के दोष सिद्धि, संरक्षण, और ये क्या है? जीवन जीने एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों को छोड़कर राष्ट्रपति ऐसा प्रावधान कर सकता है कि वो सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दे, ऐसी वो घोषणा कर सकता है। लेकिन ये दोनों को छोड़कर अन्य सभी पर ये नियम लागू होते हैं, सिर्फ इन पर नहीं लागू किए जा सकते। तो हमने पढ़ लिया, मौलिक अधिकार को हमने पूर्णतः लगभग समाप्त कर लिया है। उसके हर आयाम पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उन सभी पक्ष को विस्तार से चर्चा किया है, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो आप अच्छे भली भांति कर सकें, अच्छे प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। ठीक, तो हमने मौलिक अधिकार आज की क्लास में पूर्णतः समाप्त कर लिया है। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, भाग 4, ठीक, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसी में हम आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक, तो आज की क्लास में मौलिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया है और आज की क्लास यहीं तक। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सामने आने वाली विपत्तियों को ऐसे हंसकर टालते रहें। ठीक,
सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी अगर आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ परिश्रम किया है। बस आपको उस परिश्रम में निरंतरता बनाए रखना ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।